हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज एक नई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो कि उन्हीं टॉपिक्स पर है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उससे संबंधित सारे इसमें एमसीक्यूज होंगे आपके। तो स्टार्ट करते पहले से। फर्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत या बायोमास उनको कहते हैं जो हमें जीव जंतु या पेड़ पौधों से ऊर्जा प्राप्त होती है। या तो हम उनको अपघटित रूप में उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं या उनके जीवित रूप से किसी न किसी तरीके से उपयोग करके प्राप्त करते हैं। तो इसके ऑप्शंस में देखते हैं। पहला है लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभ की ऊर्जा और चौथा है कोयला। देखिए, लकड़ी को जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो कि जैव मात्रा से प्राप्त होती है, मतलब जीवित से प्राप्त होती है। गोबर गैस भी जीवित से प्राप्त होती है क्योंकि उनके जो अपघटनीय पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको हम सड़ाते हैं, गलाते हैं, तो उनसे मिलती है। नाभिकीय ऊर्जा हमें कुछ रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनके नाभिकों में जब हम अपघटन कराते हैं तब प्राप्त होती है। जबकि कोयला भी हमें पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका, वो जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा अंततः सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है या व्युत्पन्न नहीं है। जितने हम ऊर्जा स्रोत उपयोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का अंश होता है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, दूसरा आता है पवन ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है जैव मात्रा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा मतलब जो पृथ्वी के गर्भ से निकलती है ऊर्जा, वो भी उसका स्रोत जो है वो सूर्य है। पवन ऊर्जा जो है उसका स्रोत सूर्य है। और जैव मात्रा जो है उसका स्रोत भी सूर्य है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, उनको जीव जंतु खाते हैं। इस प्रकार इनका एक चक्कर चलता रहता है। जबकि नाभ की ऊर्जा अभी बताया था मैंने कि कुछ रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनसे निकलती है। अगला है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। एलपीजी, सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास। देखिए, इसमें इस बार मैंने वो क्वेश्चन भी लिए हैं, आपके टॉपिक से संबंधित तो है ही, साथ ही जो पीवी ने पिछले पेपर्स में पूछे हैं वो आपके इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो नवीकरणीय वो जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरणीय होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि नवीकरणीय कौन नहीं है। एलपीजी, सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास। देखिए, सौर ऊर्जा, पवन और बायोमास ये तीनों नवीकरणीय है, जबकि एलपीजी जो है प्राकृतिक गैस, वो आपकी नवीकरणीय नहीं है। एक बार ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, एक बार खत्म होने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला है, वायुमंडल में वायु में निम्न में से कौन सा घटक प्रमुख है। वायुमंडल में मैंने आपको उसका संगठन बताया था। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसमें सूर्य की किरणों को पकड़ने की या ट्रैप करने की प्रकृति पाई जाती है। तो जैसे ही वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 उन सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है और वापस नहीं जाने देती। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल गर्म होने की घटना को हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका एक परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है। याद कीजिए, मैंने जब नेशनल पार्क वाला आपको टॉपिक बताया था तो उसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। यह अधिनियम भी मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोज में। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? टोटल 6 हैं। उनके नाम भी मैंने दिए हैं। एक कान्हा नेशनल पार्क जो है उसमें है पेंच, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। याद कीजिए, जब मैं पर्यावरण की घटक पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको जैविक और अजैविक घटक बताए थे, और जैविक और अजैविक घटक से मिलकर जो तंत्र बना होता है उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है। देखिए, जब हम वायु का संगठन पढ़ते हैं ना तो उसमें हम CO2 CO नहीं पढ़ते हैं, CO2 पढ़ते हैं, N2 पढ़ते हैं, O2 पढ़ते हैं। तो N2 O2 ये वायु प्रदूषक मुख्य नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि दूसरा ऑप्शन है वो वायु प्रदूषक है, लेकिन सबसे मुख्य वायु प्रदूषक CO2 है जो
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जो कि कैसे उत्पन्न होती है, जब जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसमें कि 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए हम उसको डाइऑक्साइड कहते हैं। जबकि अगर इसका अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स होता है एक, तो यहाँ देखिए आप CO में 1 ऑक्सीजन है। अगला है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम। देखिए दोनों गैस ज्वलनशील होती हैं और इनमें जलने के लिए जो मुख्य कारक होता है वो मीथेन होता है। तो प्राकृतिक गैस LPG और बायोगैस दोनों का मुख्य ईंधन या मुख्य मौजूद गैस जो है वो मीथेन होगी आपकी। अगला है कौन सी गैस ज्वलन का समर्थन करती है। अभी बताया मैंने ऊपर कि कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, मीथेन। तो जो प्राकृतिक गैस LPG और बायोगैस होती है उन दोनों में जलने में हेल्प करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक कवर करेंगे। अभी आपका विटामिन का जो सेकंड पार्ट है वो रह गया है, तो अगले वीडियो में हम विटामिन का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे, फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।